नमस्कार साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 5 हिस्ट्री DC1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधारों का वर्णन करें। इससे पहले हमने जो है 7 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है भारत में जब यह गवर्नर जनरल बना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, तो इन्होंने क्या सुधार किया था, इसके बारे में हम लोग आज विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं, बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में। सबसे पहले आपको परिचय देना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। इससे पहले 1785 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के रूप में हेस्टिंग्स था। इन्होंने राजस्व व्यवस्था में कोई खास सुधार नहीं कर पाया, जिसके कारण यह फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड वापस चला गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में अगर बात करें तो यह 1786 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो इससे पहले जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था। लेकिन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कृषि के क्षेत्रों में, भू राजस्व के क्षेत्रों में कोई खास सुधार नहीं कर पाया था। यही कारण है कि यह जो है 1785 में वापस इंग्लैंड चला गया और इसके स्थान पर लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉर्नवालिस को राजस्व व्यवस्था में सुधार करने के लिए गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किया। कॉर्नवालिस ने कंपनी के साम्राज्य के सीमा क्षेत्र में विस्तार करने के बजाय प्रशासनिक सुधारों के लिए अधिक जाना जाता है। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस का, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नियुक्त किया गया था ताकि भू राजस्व क्षेत्रों में सुधार किया जा सके। इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो है भारत में प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया था। 1786 ईस्वी में कॉर्नवालिस ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया ताकि भारत में शांति स्थापित किया जा सके। यानी कि भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल इसलिए नियुक्त किया गया ताकि भारत में उस समय जो अशांति फैला हुआ था, अंग्रेजों द्वारा जब यहाँ के लोगों पर अत्याचार किया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था, ऐसे स्थिति में यहाँ के जो किसान थे, मजदूर थे, इन लोगों ने जो है ब्रिटिश शासन का विरोध किया, जिसके कारण कॉर्नवालिस को भेजा गया ताकि यहाँ पर जो अशांति है उनको जो है समाधान किया जा सके। इस प्रकार से कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर के रूप में कई सुधार किया, जैसे कि यहाँ के लोगों के प्रति संतोषजनक पूर्वक भूमि व्यवस्था लागू करना, न्याय व्यवस्था में सुधार करना, सैनिक व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना। तो ये सभी क्षेत्रों में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुधार किया था। अब हम लोग जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के प्रशासनिक सुधार। तो कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक क्षेत्रों में निम्न सुधार किया था, जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक क्षेत्रों में जो है कुछ सुधार किया था, जो हम लोग कुछ बिंदुओं द्वारा उसको समझ सकते हैं। पहला जो है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्याय सुधार, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में क्या सुधार किया था। कॉर्नवालिस के सबसे पहले कार्य जो है न्यायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किया। इन्होंने न्यायिक व्यवस्था में जो सुधार किया वो यह था कि पहले जिले में कलेक्टर के पास फौजदारी तथा दीवानी मामले को सुनाने का अधिकार प्राप्त था, परंतु कॉर्नवालिस ने कलेक्टर से सभी न्यायिक संबंधी अधिकार को वापस ले लिया। इन्हें केवल भू राजस्व से संबंधित मामले देखने का अधिकार दिया गया। अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो प्रथम सुधार था या पहली सुधार था, वो था न्यायिक व्यवस्था में सुधार करना। इन्होंने न्यायिक व्यवस्था में क्या सुधार किया था, तो इन्होंने न्यायिक व्यवस्था में यह सुधार किया था कि पहले जिला स्तर पर जो कलेक्टर को रखा जाता था, उन्हीं को जो है फौजदारी और दीवानी मामलों को देखने का अधिकार दे दिया गया था। परंतु जब लॉर्ड कॉर्नवालिस यहाँ पर जो है गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त किए गए, तो ऐसे स्थिति में इन्होंने यह कहा कि कलेक्टर के पास जो है अब न्यायिक क्षेत्रों में कोई अधिकार नहीं रहेगा, यानी कि जो फौजदारी और दीवानी मामला है इनसे जो है इनका अधिकार छीन लिया गया और फौजदारी और दीवानी मामले को देखने के लिए अलग से न्यायाधीश को नियुक्ति करेगा। अब यहाँ पर जो है जिला के कलेक्टर को केवल भू राजस्व संबंधित मामलों को देखने के लिए कहा गया, जैसे कि भूमि से लगान लेना, समय पर भू राजस्व कंपनी के खाते में जमा करना, लगान न चुकाने पर उसके भूमि संबंधी अधिकार छीन लेना, यह सभी अधिकार इनको दे दिया गया। प्रत्येक जिलों में फौजदारी एवं दीवानी मामलों के लिए न्यायाधीशों की बहाली की गई। यानी कि अगर हम बात करें, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिला के कलेक्टर को भूमि से लगान लेने का अधिकार दिया, समय पर भू राजस्व को जो है कंपनी के खाते में जमा कराने का अधिकार दिया,
लगान न चुकाने पर उनके भूमि संबंधी अधिकार छीन लेने का अधिकार दिया। यह सभी अधिकार जो है जिला के कलेक्टर को दिया। पहले जो फौजदारी और दीवानी मामले का अधिकार भी कलेक्टर के पास था, उन अधिकार को छीन लिया गया और केवल भू राजस्व संबंधी अधिकार को दे दिया गया। अब हम लोग देखते हैं दीवानी न्याय व्यवस्था में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या सुधार किया था। तो दीवानी मामले की सुनवाई के लिए दीवानी न्यायालय को जिला तथा नगर स्तर पर स्थापित किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सबसे पहले जो है दीवानी मामले की सुनवाई के लिए जिला स्तर पर जो है फौजदारी तथा दीवानी मामलों के लिए एक न्यायालय को स्थापित किया गया। जिला न्यायाधीश सभी दीवानी मामले सुन सकते थे। अब दीवानी मामलों के सुनवाई के लिए 4 प्रांतीय अदालतों की व्यवस्था की गई, जैसे कि कोलकाता हो गया, जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना। यानी कि अब जो है दीवानी मामला सुनवाई कहाँ कहाँ हो सकती थी, तो इसके लिए जो है कोलकाता, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा पटना इत्यादि में न्यायालय को स्थापित किया गया। तो यहाँ पर जो है दीवानी मामला सुना जा सकता था। दीवानी मामले की सुनवाई के लिए काजी उल कुज्जात, 2 मुफ्ती और 2 पंडित भी रखे थे। यह सभी प्रांतीय अदालतों में 1000 तक के मुकदमे की ही सुनवाई की जा सकती थी। 5000 से अधिक मूल्य के मुकदमे की अपील केवल लंदन में सम्राट और उसकी परिषद के समक्ष की जा सकती थी। इसमें यह निर्धारित किया गया कि हिंदुओं पर हिंदू कानून और मुसलमानों पर मुसलमान कानून या विधि लागू होगी। जो सबसे बड़ी बात यहाँ थी, यानी कि दीवानी मामले की सुनवाई के लिए जो है यहाँ पर काजी उल कुज्जात को रखा गया था। यहाँ पर इसके अलावा 2 मुफ्ती को रखा गया था, जो अगर कोई भी अपराध करता था उसके अपराध के अनुसार कानून बताता था मुफ्ती, और फिर जो है काजी उल कुज्जात जो होता था उनको दंड सुनाता था। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है पंडितों की भी नियुक्ति की गई थी। इसलिए नियुक्ति की गई थी ताकि यहाँ पर मुसलमानों को मुसलमान कानून के अधिकार पर उनको दंडित किया जाएगा और हिंदुओं को हिंदू कानून के आधार पर उनको दंडित किया जाएगा। अगर हम बात करें जो ये 4 प्रांतीय न्यायालय था दीवानी मामलों को सुनने के लिए, इसमें केवल 1000 तक के मुकदमे की सुनवाई की जाती थी। यानी कि 5000 से अधिक मूल्य के जितने भी मुकदमे थे उनको अपील करने के लिए आपको लंदन जाना होता था। यहाँ पर 1000 तक के ही मुकदमे सुनवाई की जा सकती थी। अब देख लेते हैं कि फौजदारी न्याय व्यवस्था में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या सुधार किया था। तो कॉर्नवालिस ने फौजदारी न्याय व्यवस्था में भी अनेक सुधार किया था, जैसे कि कोलकाता में स्थित सदर निजामत अदालत को फौजदारी मुकदमे का अंतिम कोर्ट बनाया गया। किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड देने से पहले सदर निजामत अदालत का अधिकार लेना पड़ता था। फौजदारी न्याय व्यवस्था में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी सुधार किया था। इसमें क्या सुधार किया था, तो यहाँ पर जो है कोलकाता में एक सदर निजामत अदालत को स्थापित किया था। यह माना जाता है कि यह जो है फौजदारी मुकदमे का अंतिम कोर्ट होता था, यानी कि एक प्रकार से यह सर्वोच्च न्यायालय होता था जहां की फैसला को अंतिम फैसला माना जाता था। किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड देने से पहले सदर निजामत अदालत का अधिकार लेना पड़ता था, तभी आप किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकते हैं, अन्यथा उसको मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं। भारतीय अधिकारियों के अधीन कार्य करने वाले जिला फौजदारी अदालत को समाप्त कर दिया गया। अब जिला के न्यायाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि वह छोटे छोटे अपराधियों तथा कानून को भंग करने वाले को बंदी बनाकर स्वयं उनका फैसला करे। यानी कि यहाँ पर यह किया गया कि जो पहले जिला के पास आपराधिक मामले सुनने का अधिकार था, जिला के न्यायाधीशों को फौजदारी मामले सुनने का अधिकार दिया था, वह अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और अब जो बड़े आपराधिक मामले थे उनको जो है सदर निजामत अदालत में सुनवाई करने की बात कही गई। इसमें यह कहा गया कि जिला न्यायाधीश अब जो छोटे मोटे मतलब कि झगड़ा होता है, छोटे मोटे आपराधिक मामले होते हैं जो कानून का उल्लंघन करता है, तो ऐसे स्थिति में उनको बंदी बनाकर वह जो है स्वयं उनका फैसला सुना सकता था। जो बड़े या गंभीर मामले हो उसे सदर निजामत अदालत में प्रस्तुत करें। इस प्रकार से सदर निजामत अदालतों को उच्चतम न्यायालय के रूप में माना जाता था, जिसके कार्यवाही के बाद ही किसी भी अपराधी को मृत्यु दंड की सजा सुनाई जा सकती थी। यानी कि जो छोटे छोटे मुकदमे हैं वे सभी जो है जिला स्तर पर ही सुनवाई की जा सकती थी, लेकिन जो बड़े या गंभीर मामले हैं उनको केवल जो है सदर निजामत अदालत में ही प्रस्तुत किया जा सकता था या सुनवाई की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त कॉर्नवालिस ने हत्या के मामले पर भी कड़ा प्रतिबंध लगाया था। किसी की हत्या करने पर उनको फांसी की सजा सुनाई जा सकती थी, परंतु यह माना जाता है कि जितने भी कानून थे केवल भारतीयों के लिए थे, अंग्रेज अधिकारी पर कोई कानून लागू नहीं होता था। यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो आपको समझनी है वो यह है, जो कॉर्नवालिस था उन्होंने हत्या के मामले पर भी कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या नहीं कर सकता है। अगर किसी की हत्या करता है तो उनको फांसी की सजा सुनाई जा सकती है,
परंतु साथियों यहाँ पर एक बात आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जितने भी कानून जो है अंग्रेज बनाते थे यह केवल भारतीयों पर ही लागू होता था, यह ब्रिटिश अधिकारियों पर लागू नहीं होता था। ब्रिटिश अधिकारियों ने जो है यहाँ के लोगों पर बहुत अधिक अत्याचार किया, यहाँ के लोगों का शोषण किया, यहाँ के लोगों का मनमानी ढंग से जो है उनकी हत्या किया, फिर भी उनके प्रति कोई भी कानून लागू नहीं हुआ। ये जितने भी कानून थे भारतीय लोगों पर ही लागू होता था। कॉर्नवालिस के पुलिस व्यवस्था। कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्रों में सुधार करने के बाद पुलिस विभागों में भी महत्वपूर्ण सुधार करने का प्रयास किया। इन्होंने पुलिस व्यवस्था में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों के वेतन वृद्धि कर दी गई तथा चोरों और हथियारों की गिरफ्तारी पर पुलिस को इनाम देने की घोषणा कर दी गई कि जो पुलिसकर्मी किसी भी हथियारों और चोरों को गिरफ्तार करता है तो उन्हें कुछ इनाम दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों से पुलिस अधिकार को ले लिया गया तथा अंग्रेजों मजिस्ट्रेट को जिला पुलिस व्यवस्था का भार सौंप दिया गया। अगर बात करें कॉर्नवालिस का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सुधार था वो था पुलिस व्यवस्था में सुधार करना। कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्रों में सुधार करने के बाद जो है पुलिस विभाग में सुधार करने का प्रयास किया। इन्होंने पुलिस व्यवस्था में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए पुलिस कर्मियों की वेतन को बढ़ा दिया गया कि अब जो है पहले से अधिक पुलिस कर्मियों को वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी घोषणा कर दिया कि जो भी पुलिसकर्मी किसी भी हथियारों और चोरों को गिरफ्तार करता है तो उसको जो है कुछ इनाम भी दिया जाएगा। इसलिए इनाम दिया गया ताकि यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वह मन लगाकर कार्य करे, वह भ्रष्टाचार के रूप में कार्य ना करे, है ना। तो कुछ इनाम दे दिया गया ताकि जो है जो भ्रष्टाचार फैल गया है पुलिस विभाग में वह भ्रष्टाचार समाप्त हो सके। इसमें एक बात और यह भी कहा गया है कि जो पहले जमींदारों के पास जो है पुलिस विभाग का अधिकार था, पुलिस रखने का अधिकार था, अब जो है जमींदारों से पुलिस का अधिकार को छीन लिया गया और अंग्रेज मजिस्ट्रेट को जिला पुलिस व्यवस्था के रूप में स्थापित किया गया जो पूरा ग्रामीण क्षेत्रों पर या नगरों पर नियंत्रण रखता था। तीसरा जो है वो है कॉर्नवालिस के द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन का प्रयास। कॉर्नवालिस ने जो है भ्रष्टाचार उन्मूलन करने का प्रयास किस प्रकार से किया? उन्मूलन का मतलब होता है भ्रष्टाचार को समाप्त करने का प्रयास। कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने का प्रयास किया। इसके लिए उसने कंपनी के कर्मचारियों में रिश्वतखोरी की प्रथा को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा घूस, उपहार और नजराना लेने पर, व्यक्तिगत व्यापार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि कर दी गई ताकि वह ईमानदारी पूर्वक अपना काम करें। इस तरह से कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार को उन्मूलन करने का प्रयास किया। अगर हम बात करें कॉर्नवालिस ने जो तीसरा महत्वपूर्ण सुधार किया था वो था भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने का प्रयास किया गया। कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों में जो रिश्वतखोरी प्रथा थी, जो रिश्वत लिया जाता था, उन पर कड़ी प्रतिबंध लगा दिया गया कि आप जो है किसी भी कार्यों के लिए अब रिश्वत को नहीं ले सकते हो। उन्होंने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा घूस, उपहार और नजराना कहते हैं कि किसी भी इनाम के रूप में कोई उसको अगर कुछ वेतन देता है, कुछ धन देता है, कुछ रुपया देता है तो नजराना भी लेने पर जो है मनाही कर दिया गया कि आप जो है किसी से नजराना भी नहीं ले सकते हैं, ना ही आप उपहार ले सकते हैं, ना ही किसी से घूस ले सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है कॉर्नवालिस ने इन सभी क्षेत्रों में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारियों का जो वेतन था पहले की तुलना में अब वेतन को अधिक बढ़ा दिया गया। वेतन को इसलिए बढ़ा दिया गया ताकि कर्मचारी मन लगाकर कार्य करे और ये जो है भ्रष्टाचार ना करे। इस प्रकार से जो है कॉर्नवालिस ने भ्रष्टाचार के उन्मूलन करने का प्रयास किया। उसके बाद चौथा है वो है प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। कॉर्नवालिस प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए सभी भारतीयों को ऊंचे पदों से निकाल दिया गया। कॉर्नवालिस भारतीयों को अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, वह भारतीय अधिकारियों को भ्रष्ट एवं अयोग्य मानता था, जिसके कारण इन्होंने कंपनी के सभी ऊंचे पदों में भारतीयों को निकालकर यूरोपियों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया गया। भारतीयों की नियुक्ति छोटे पदों जैसे सेना में जमदार तथा सूबेदार तथा सदर अमीन के रूप में की जा सकती थी। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि कॉर्नवालिस ने जो चौथा महत्वपूर्ण सुधार किया था वो था प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए सभी भारतीयों को ऊंचे पदों से निकाल दिया गया। कॉर्नवालिस भारतीयों को जो है अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखता था। उनका मानना था कि जो भारतीय अधिकारी है वो काफी भ्रष्ट है, वो काफी अयोग्य है, जिसके कारण इन्होंने कंपनी के जितने भी ऊंचे पद थे उन सभी ऊंचे पदों से भारतीय अधिकारियों को निकाल दिया गया और सभी जो है अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया। भारतीयों की नियुक्ति जो है अब केवल छोटे पदों में किया जाने लगा, यानी कि भारतीयों को 500 पाउंड वार्षिक वेतन से कम वाले पदों में नियुक्त किया जाता था।
भारतीयों को योग्यता के अनुसार ऊंचे पदों में नियुक्त का अधिकार नहीं दिया गया था। यही कारण है कि कॉर्नवालिस को भारतीय लोग घृणा की नजर से देखते थे। यानी कि जब कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार किया तो इस सुधार के अंतर्गत भारतीयों को केवल 500 पाउंड वार्षिक वेतन के रूप में अब जो है कार्य देने लगा। यानी कि छोटे पदों पर अब केवल भारतीय अधिकारियों को नियुक्त किया जाने लगा। अगर हम बात करें 500 पाउंड, तो 500 पाउंड मतलब उस समय जो है उसकी कीमत लगभग 49 से 50 हजार रुपया होती थी। तो 500 पाउंड जो है वार्षिक वेतन दिया जाता था। जब यहाँ पर सभी ऊंचे पदों पर अंग्रेज अधिकारियों को नियुक्त किया गया तो यहाँ के जो लोग थे उनका मानना था कि हमें योग्यता के अनुसार हमें पद नहीं मिल रहा है। यही कारण है कि कॉर्नवालिस को जो है भारतीय लोग घृणा की नजर से देखते थे। उसके बाद पांचवा जो है वो है राजस्व व्यवस्था में सुधार। कॉर्नवालिस ने सबसे महत्वपूर्ण सुधार राजस्व व्यवस्था में किया था। उसकी वसूली का भी प्रबंध बेहतर ढंग से किया गया। प्रांतों को जिला स्तर पर बांट दिया गया, जहां पर कर वसूलने का कार्य कलेक्टर को पूरी तरह से सौंप दिया। कलेक्टरों की संख्या 36 से घटाकर 23 कर दिया गया। प्रत्येक जिला में एक कलेक्टर को नियुक्त किया गया। पुरानी राजस्व समिति का नाम बदलकर राजस्व बोर्ड कर दिया गया। राजस्व बोर्ड का कार्य कलेक्टरों के कार्य पर जांच पड़ताल करना होता था। अगर हम बात करें कॉर्नवालिस का पांचवा सुधार, तो पांचवा जो इनका महत्वपूर्ण सुधार था वो था राजस्व व्यवस्था में सुधार। राजस्व व्यवस्था में सुधार के कारण ही कॉर्नवालिस जाना जाता है। कॉर्नवालिस ने जो है राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किया था। इन्होंने क्या किया था, तो कर को वसूलने के लिए जो है एक बेहतर प्रबंध किया था। प्रांतों को जिला स्तर पर बांट दिया गया, जहां पर अब जो है कर वसूलने का कार्य कलेक्टरों को पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही साथ यहाँ जो कलेक्टर था उनकी संख्या 36 से घटाकर 23 कर दिया गया। प्रत्येक जिला में एक कलेक्टर को रखा गया। पुरानी राजस्व समिति था, उनका नाम बदलकर राजस्व बोर्ड कर दिया गया। राजस्व बोर्ड का काम किया था, तो राजस्व बोर्ड का कार्य था कि जो कलेक्टर कार्य कर रहा है जिला स्तर पर, वह कार्य अच्छा से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इन सभी क्षेत्रों में जो है राजस्व बोर्ड नियंत्रण रखता था, इन सभी क्षेत्रों में जांच पड़ताल करता था। उसके बाद छठा और अंतिम पॉइंट है कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त। कॉर्नवालिस ने जो है भू राजस्व क्षेत्रों में सुधार करने के लिए अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त जो है इनकी सबसे महत्वपूर्ण सुधार मानी जाती है। अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वार्षिक कर ठेकेदारी व्यवस्था से वसूल किया जाता था, जिसके कारण किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। इस स्थिति में सुधार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कॉर्नवालिस को भेजा। यानी कि अब तक जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वार्षिक कर ठेकेदारी व्यवस्था के आधार पर वसूल किया जाता था। यानी किसी भी भूमि के प्रति किसी को ठेकेदार बना दिया जाता था। उसके बाद उस भूमि से जितना टैक्स मिलता था वह सालाना जो है वसूल किया जाता था। लेकिन इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों की दिन प्रतिदिन स्थिति अत्यंत खराब होती चली गई, जिसके कारण किसानों ने अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। ऐसे में कॉर्नवालिस को भारत भेजा था ताकि जो है भू राजस्व क्षेत्रों में सुधार किया जा सके। इन्होंने भारत में आकर भू राजस्व वसूलने के लिए अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने लागू कर दिया। बंदोबस्त व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच भू राजस्व वसूलने का एक अस्थायी व्यवस्था था। अगर हम बात करें अस्थायी बंदोबस्त, तो अस्थायी बंदोबस्त जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ पर जितने भी देशी रियासतें थी उन राज्यों पर जो है भू राजस्व वसूल करने का एक अस्थायी व्यवस्था था। कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में यह योजना पेश की थी। अगर हम बात करें अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया था कॉर्नवालिस ने, तो इन्होंने 1790 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। अस्थायी बंदोबस्त के आधार पर जमींदारों को भूस्वामी बना दिया गया। जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो ऐसी स्थिति में जो यहाँ का भूमि था उनका जो है मालिक जमींदारों को बना दिया गया। यानी कि अब जो है भूमि का वास्तविक मालिक जमींदार बन गए। अब सभी किसान इनके अधीन हो गया। अब किसान जमींदारों के अधीन हो गया, जिसके कारण जमींदारों द्वारा किसान पर भू राजस्व को लेकर पहले से अधिक शोषण करने लगा। पहले कुछ किसान ऐसे थे जो स्वतंत्र थे, लेकिन जो है अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा सारी भूमि पर अंग्रेजों ने जमींदारों को अधिकार दे दिया, यानी जमींदारों को भूमि का स्वामी बना दिया। ऐसे में अब किसानों का जो है उस भूमि पर कोई अधिकार नहीं था, जिसके कारण अब जो है किसान जमींदार के अधीन हो गया। जब जमींदार के अधीन हो गया तो जो है जमींदारों ने किसान का बहुत अधिक शोषण किया। शोषण इसलिए किया क्योंकि उनसे जो है अत्यधिक मात्रा में टैक्स को वसूलने लगा। अब चाहे कृषि हो या ना हो, जमींदारों द्वारा किसानों से समय पर भू राजस्व वसूला जाने लगा। अस्थायी बंदोबस्त के आधार पर यह नीति लागू किया गया था कि जमींदारों को एक निश्चित समय के भीतर वसूल किए गए लगान को कंपनी को देना होता था। यानी कि जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, ऐसे स्थिति में अब चाहे
कृषि हो या ना हो, जमींदारों द्वारा जो है किसान से समय पर भू राजस्व वसूल किया जाने लगा। यह लगान की राशि पहले से निश्चित कर दी जाती थी जो जमींदारों को समय पर चुकाना होता था। यानी कि यह जो लगान होता था पहले से निर्धारित की जाती थी कि इतना लगान जो है आपको चुकता करना है। जितना भूमि उनको दिया जाता था उस आधार पर उनसे भू राजस्व लिया जाता था। समय पर भू राजस्व को ना चुकाने पर जमींदारों के जमीन को नीलाम करा दिया जाता था। यही कारण है कि जमींदारों द्वारा किसानों पर भू राजस्व को लेकर दबाव डाला जाता था। भूमि के नीलामी के दौरान जो सबसे अधिक ऊंची बोली लगाता था उन्हें उस भूमि को दे दिया जाता था। जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया तो ऐसे स्थिति में किसानों की स्थिति पहले से और अधिक खराब होती चली गई, क्योंकि अब यह कहा गया कि जो भू राजस्व लागू किया गया है वह एक निश्चित समय पर चुकता करना होता था। यानी कि अब जो है सभी किसान जमींदारों के अधीन हो गया। ऐसे में जमींदारों द्वारा किसानों से कहा जाता था कि एक निश्चित समय पर जो है इस भूमि का लगान आपको चुकाना है, जैसे भी चाहे हो, कृषि हो या ना हो, किसान को जो है उस निश्चित राशि को चुकता करना पड़ता था। अगर वो किसान इस निश्चित राशि या तय किया गया राशि का चुकता जमींदारों को नहीं करता था तो उस किसान के भूमि छीन लिए जाते थे। उस किसान के जो घर के मतलब संपत्ति होते थे उन सभी जाल माल को भी छीन लिया जाता था। तो इस प्रकार से उस किसान के भूमि को छीनकर और किसी दूसरे किसान को दे दिया जाता था जमींदारों द्वारा। लेकिन जब जमींदारों द्वारा कंपनी को समय पर अगर भू राजस्व का चुकता ना करता हो तो ऐसे स्थिति में जमींदारी व्यवस्था नीलाम कर दिया जाता था। यानी कि जो जमींदारों को भूमि दिया गया था उस भूमि को नीलाम करा दिया जाता था। अब जो है इस भूमि में जो सबसे अधिक बोली लगाता था उस व्यक्ति, उस जमींदार को अंग्रेज अधिकारी द्वारा उस भूमि को दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से जमींदारों को भी जो है मजबूरन किसानों को दबाव बनाकर भू राजस्व को लेता था, तभी तो जो है जमींदार भी कंपनी को भू राजस्व दे पाए। अगर समय पर जमींदार जो है कंपनी को भू राजस्व नहीं देगा तो इनकी जो है जमींदारी व्यवस्था भी नीलाम हो जाएगी। यही कारण है कि जमींदार भी किसान पर पहले से अधिक दबाव बनाने लगा, जिस कारण पहले के तुलना में अब किसानों की स्थिति अत्यंत खराब होते चली गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।